स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कैड कैम एंड सिम। ठीक है, तो सबसे पहले कैड कैम और सिम के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैड क्या होता है। देखो कैड हमारा होता है कंप्यूटर एडेड जो है डिजाइन। ठीक है, अब कंप्यूटर की सहायता से हमारा डिजाइन करना, यही हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब ये एक चीज और है, इसके अंदर क्या होता है, डिजाइन वर्क हो रहा है। अब डिजाइन वर्क होता क्या है, डिजाइन वर्क के बारे में बात करते हैं। तो जो है कोई भी जो है हमने डिजाइन या फिर ड्राइंग है उसको सबसे पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस, डिजाइन और एनालिसिस करना और जो है हमारा जहाँ पे क्रिएट करना और जो है हमारा ड्राफ्ट करना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया डिजाइन वर्क। और डिजाइन वर्क जो है अगर हमारा कंप्यूटर की सहायता से हो जाए तो यही तो हमारा कैड हो जाएगा ना, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन बन जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर डिजाइन वर्क होता है कंप्यूटर की सहायता से। डिजाइन वर्क मैंने बता दिया आपको। और बाकी जो है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सीधा सीधा है कि मैन्युफैक्चरिंग हो किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। तो कंप्यूटर सहायता युक्त तो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। अच्छा, विनिर्माण जो है कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को विनिर्माण में इस्तेमाल करते हैं। जो कंप्यूटर क्या करते हैं, एक मशीनों को चलाते हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनको चलाते हैं, जैसे सीएनसी और एनसी मशीन, उनको चलाते हैं, जिससे कि वो जो है विनिर्माण हो जाता है। उसी को जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मतलब एक बात समझ में आ गई, मतलब यहाँ पर जो कंप्यूटर है उनके ऊपर हम क्या कराएंगे, कैड के द्वारा जो है हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे, एक पूरा पूरा मॉडल बना लेंगे। उस मॉडल के जो हमारा भाषा उसको जो है कन्वर्ट करेंगे मशीन की लैंग्वेज में, और मशीन की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो है हमारा कन्वर्ट करने के बाद हम क्या सीधे सीधे जो है मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन भेज देंगे। अब मशीन पे जो है हमारा जो प्रोडक्ट लग जाएगा और जो है हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जो हमारा मटेरियल है, जॉब है, लग जाएगा और वहां से जो है हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हो रहा हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीधा सा बात है। अगला देखते हैं सिम, ये होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये हुआ अब यहाँ पे कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर कैड भी आएगा, कैम भी आएगा, उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज आएंगी। अच्छा, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस तो रहेंगे, मशीन इंस्ट्रक्शंस तो रहेंगे, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कामकाज हो गया। मतलब हमने जो है प्रोडक्ट के बारे में सोचा और उसके बारे में सोच के उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जो है मार्केटिंग वगैरह के बारे में सोचा, और उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में सेक्शन में गए, डिजाइन किया, प्रोडक्ट बनाया, मॉडल बनाया, उसको फिर हमने कहाँ गया, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में गया, मैन्युफैक्चरिंग में जाके वहां पर मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होके और मशीन के ऊपर बनना तैयार हुआ। बनने के बाद उसकी इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन होने के बाद उसको जो है कहाँ पे, वेयर हाउस में रख दिया गया। तो ऐसे करके पूरा प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या है, हमारा सिम के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम सिम के अंतर्गत आता है। जैसे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैड और कैम दोनों आते हैं। मतलब हमारी जो हमारा डिजाइन है, हमारा जो वर्क है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कोई भी समस्या है, जो कोई भी सहायता है, वो हम सिम के द्वारा कर सकते हैं। तो सिम के द्वारा जो है हमारे डिजाइन और कैम वर्क में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में हम पूरा का पूरा जो है सहायता करते हैं सिम के माध्यम से, कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण के माध्यम से। इसमें क्या आता है, मार्केटिंग आती है, प्रोडक्ट का डिजाइन बनता है, उसके बाद ऑटोमेशन हार्डवेयर का इस्तेमाल करके मशीनिंग होती है, उसके बाद उसको कंप्लीट करके वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। ये चार जो है स्टेप्स है हमारे किसके, सिम के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। देखो पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, जिसको डिटेल में देखना है वो कहाँ देखेगा, वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है चैप्टर्स अवेलेबल है। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो वहां पर जाके डिटेल में। ठीक है, अच्छा, दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं यहाँ पे, एडवांटेज ऑफ कैड कैम सिम। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है, देखो कैड के एग्जाम्पल एडवांटेज और कैम के एडवांटेज और सिम के एडवांटेज। यहाँ पे हमारे सिलेबस में केवल कैड कैम का एडवांटेज है। अच्छा, समझते हैं कैड का एडवांटेज। देखो कैड का एडवांटेज, सबसे पहली चीज, हम प्रोडक्ट जो भी हमारा मॉडल है उसको सोच के बना ले रहे हैं और देख ले रहे हैं कि जो हमने सोचा था वही बना। तो पहली चीज तो यही हो गई। दूसरा, ये 3D में मॉडल में भी दिखाता है, तो बिल्कुल वो भी हमारा हो गया। तीसरी चीज, हमारा यहाँ पर जो है बहुत तेजी से बन जाता है, हमें कॉपी पेन लेके पूरा स्केचिंग लेके पूरा अच्छे से नहीं बना, यहाँ पर सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे जो है जो सोच है और जो है हमारा प्रोडक्ट है उसके बीच में संबंध स्थापित करता है कैड। इतनी सारी बातें कैड के अंदर हो गई। उसके अलावा कैम के अंदर समझो, कैम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले भी हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं कैम के अंतर्गत, जहां पे सिमुलेशन होता है, टूल किस तरीके से जाएगा और पूरे प्रोडक्ट को काटेगा, ये सारा का सारा
जो है हम कैम के अंदर देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, जो भी हमारा निर्माण होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा और सारे निर्माण जितने भी होंगे सब टू द पॉइंट होंगे, सारा का सारा जो है सेम होगा, तो प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं आएंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम समय लगता है, जितना जल्दी आप लगा दोगे, सेट कर दोगे, उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनने का तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये आराम नहीं करता, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में, कैम में जो है हमारा जो भी निर्माण होगा वो ऑटोमेटेड निर्माण होगा, उसमें जो है हमारा इंटरवेंस नहीं होता, कोई भी उसके अंदर जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये हमारे कैम के लाभ हो गए। अच्छा, स्वचालन जल्दी से होगा तो और भी लाभ हो जाते हैं, सीधे सा बात है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमने एडवांटेज देख लिए कैड के और कैम के। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा प्रोडक्ट साइकिल एंड कैड कैम। तो कैड कैम से संबंधित जो प्रोडक्ट साइकिल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट साइकिल का मतलब ये होता है हमारा प्रोडक्ट कहां से आया और कैसे कैसे करके कहां कैसे बन के कहां जाएगा, ये पूरा का पूरा एक साइकिल होगी। साइकिल क्यों होगी, देखो ऐसे बताते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, कोई विनिर्माण करते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के दिमाग में लेके आते हैं कि ये डिजाइन बनाना, इससे हमारा काम होने वाला है। तो अब हम पूरे की पूरी साइकिल अच्छा लेके जाएंगे और जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा मार्केट में लेके जाएंगे। दुकानदार बोलता है भैया ये तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इसमें तो ये कमियां हैं। तो क्या ठीक है भैया, कमियां दिखा दो। ऐसे करके पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर मार्केट में सर्वे कर लेते हैं, सबसे लिखे घूम रहे हैं कि इसमें क्या खराबी बता दीजिए आप। कोई कहता है अरे चल हमें नहीं लेना इसको, ये हमारे मतलब का नहीं है। तो मतलब आप वहां जाएंगे जहां पर जो है हमारा प्रोडक्ट जो है यूज किया जाना है, तो उन लोगों से डिटेल्स लेते रहते हैं। तो ये होता है फीडबैक लेके। तो कस्टमर के साथ, प्रोडक्ट के साथ जो है हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस होगा। उसके बाद फिर से डिजाइन सेक्शन में जाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं, अब ऐसा बनना चाहिए, फिर वो बन के जाएगा। तो ये क्या हुआ, पूरा प्रोडक्ट साइकिल बन गई। अब कहानी समझते हैं। तो हमारा जो है प्रोडक्ट साइकिल के बारे में अगर देखें तो क्या है, तो प्रोडक्ट का डिजाइन सबसे पहले बना, उसके बाद इंजीनियरिंग हुई उसके ऊपर, उसके अलावा फिर ड्राफ्टिंग करी, ड्राफ्ट करने के बाद हमने प्लानिंग करी कि बनेगा कैसे, प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद या तो जो है कोई ऑन डिमांड जो है हमारा न्यू इंप्रूवमेंट उसके अंदर हो रहा हो, प्लानिंग करने के बाद कोई इंप्रूवमेंट हो रहा हो, या फिर जो है हमें नए टूल्स की आवश्यकता पड़ रही हो, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। नहीं तो जो है हम क्या करेंगे, सीधे अपने जो है प्रोडक्शन ऑर्डर में चले जाएंगे, जहां पे हमारा एक पूरा सिस्टमेटिक वे है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर में जाके वहां पे टूलिंग वगैरह सब अरेंजमेंट किया, वहां से जो है प्रोडक्शन में चले जाएंगे। और अगर कोई इंप्रूवमेंट हुआ तो यहाँ से प्रोडक्शन में चले जाएंगे। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे, क्वालिटी चेक। अब प्रोडक्ट बन गया तो क्या क्वालिटी चेक करेंगे ना, तो क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन में चले जाएंगे। उसकी इंस्पेक्शन होने के बाद जब हमने इसको एग्री किया कि हमारा प्रोडक्ट सही बना है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर कहां जाएगा, कस्टमर और मार्केट के पास। ठीक है, सीधा मार्केट कस्टमर के पास पहुंच गया। अब कस्टमर और मार्केट के पास पहुंचने के बाद हमने वहां से फीडबैक लिया, उन्होंने बताया नहीं भैया इसमें जो है एक टांग और एक्स्ट्रा होती तो अच्छा लगता। तो अब क्या करेंगे, तो हम जो है इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। सीधे सीधे गए अपने डिजाइन सेक्शन में, भैया ऐसा है, ये जो है प्रोडक्ट में ये कमी है, एक टांग एक्स्ट्रा लगा दो। सॉरी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखिए आप जो है क्या करें, इस डिजाइन में इंप्रूवमेंट है, तो उस इंप्रूवमेंट को जो है फिर से यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट डिजाइन सेक्शन में गए, इंजीनियरिंग हुई, फिर से ये पूरी प्रोसेस हुई। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइकिल कैड कैम के। अब कैड का हम कहां से आया, देखो पूरा का पूरा डिजाइन सेक्शन ये पूरा का पूरा किस में आएगा, ये हमारा कैड में आएगा। तो डिजाइन इंजीनियरिंग और ड्राफ्टिंग ये कैड का पोर्शन है, और नीचे का पूरा पोर्शन जो है वो हमारा कैम का है, और इन दोनों को जोड़ने वाला प्यारा सा सिम है। समझ गए ना पूरी बात। तो अब जो है हमारे पास प्रोडक्ट साइकिल हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड कैड कैम। अच्छा, ऑटोमेशन एंड कैड कैम का मतलब क्या हुआ, देखो ऑटो का मतलब होता है देखो खुद से चलने वाला। ऑटो का मतलब जैसे ऑटो पायलट पे लगा दिया हवाई जहाज, अब जो है आराम से अंदर घूमो, मतलब ये हुआ कि वो अपने आप ही चल रहा है। ठीक है, तो ऑटो का मतलब होता है खुद से चलने वाला। और जो है हमारा लास्ट में आता है मेशन या फिर मेट्स। ये तो एक तरह से ग्रीक वर्ड है, ऑटोमेट से बना है, तो मेशन। यहाँ पे मेट का मतलब क्या होता है, मेट का मतलब होता है मोशन। तो अगर हमारा ऑटो मतलब सेल्फ, मोशन मेट का मतलब मोशन, तो सेल्फ मोशन। अगर कोई मशीन अगर अपने आप निर्माण कर दे और हमारी जरूरत ना पड़े, केवल हम डेटा फीड कर दे, तो इसी को तो बोलते हैं ऑटोमेशन। अच्छा, तो ऑटोमेशन का मतलब ये चीज हो गई कि अपने आप विनिर्माण में अगर हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो अपने आप जो है सारा काम हो जाए। ठीक है, मशीन जो है अपने आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दे। तो समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। स्टार्टिंग वर्क यूनिट, कोई भी हमारा स्टार्टिंग वर्क यूनिट है वो वहां पहुंच जाए और वो जाके प्रोसेस हो जाए। प्रोसेस में क्या लगा हुआ है, ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो है पीरियडिकली जो वर्क चेक करने के लिए एक बंदा होता है जो देखता रहता है मशीनें काम कर रही है कि नहीं कर रही, कोई लफड़ा तो नहीं है, बिल्ली आके चूहा के तार तो नहीं काट गया। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऑटोमेटिक वर्क चेक होता है, तो वहां पे वो भी एक बंदा जो है चेक करता रहता है, लेकिन मशीन अपने आप काम कर रही है। आपने स्टार्टिंग यूनिट लगा दिया, स्टार्टिंग वर्क कर दिया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमें डायरेक्ट फाइनल वर्क मिल जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद फाइनल वर्क हमें मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस आपने स्टार्टिंग वर्क यूनिट में जो है डेटा फीड किया
और प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद सीधे सीधे मिल गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पर कंप्लीट हो। तो यही हमारा होता है ऑटोमेशन, सीधा सा बात हो गया। अच्छा, ऑटोमेशन के अंदर एक चीज और चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? देखो, अगर हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो हम कई तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस के माध्यम से पूरा का पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई एक बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव हो रही है, जैसे जब हमारी ऑटोमेटिक कंपनीज होती है, जैसे मोटरसाइकिल बनती है ना, तो यह एक पूरा का पूरा जो है प्लेटफॉर्म बना देते हैं। उस पे क्या है, पहले ये नट बोल्ट लगाना, फिर दूसरा वाला ये लगाएगा, तीसरा वाला ये लगाएगा, तो पूरा एक प्रोसेस लगी। ऐसे ही मशीनिंग में भी होगा, ऑटोमेटिक मशीन में भी। जब आप देखो फेरारी का निर्माण हो रहा है तो वहां पर सारा ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही हैं, तो एक के बाद एक सारी प्रोसेस हो रही है ना, तो बस बिल्कुल इस तरीके से, और कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोसेस हो रहा होता है वहां पे। दूसरा हमारा मास प्रोडक्शन। अच्छा, पूरा मास प्रोडक्शन का मतलब है पूरा तरीके से लगे जाओ, एक ही प्रोडक्ट लगातार बने जा रहा है और कॉन्टिन्यूअस बने जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तीसरी बात आती है बैच प्रोडक्शन। अच्छा, अब एक बैच में निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो है इसके ये पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पे इसके ये पार्ट बन रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आता है जॉब शॉप प्रोडक्शन। सीधा सा बात है, एक प्रोडक्ट लिया, उसको प्रॉपर तरीके से बनाया, अच्छी तरीके से, फिर उसको आगे सप्लाई किया। तो मतलब ये हुआ जैसे हवाई जहाज वगैरह बनता है ना, महीनों लग जाते, सालों लग जाते हैं, तब एक हवाई जहाज बनके तैयार होता है। मतलब उसका एक एक प्रोडक्ट जो है अलग अलग जाके प्रोसेस से बन रहा है, तो वहां पर जो है जॉब शॉप प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरीके से जो है ऑटोमेशन में ये हमारा इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीजंस फॉर इंप्लीमेंटेशन। अरे भैया, क्या कारण थे कि जिसकी वजह से जो है कैड केम का इस्तेमाल किया, मतलब कैड केम के क्रियान्वयन के कारण। तो काम देखो समझते हैं। कैड केम जो है, अगर हम क्रियान्वयन के रीजंस देखें कैड केम के, तो सबसे पहली चीज ये रीजन आएगा कि भैया यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि बहुत तेजी से काम होता है। पहला रीजन तो बढ़िया है कि मतलब जैसे ही हम मार्केट में गए, देखा अगर यार ये वाला प्रोडक्ट बनाना है और ये प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, गए सीधे डिजाइन किया और बस सीधे मशीन को इंस्ट्रक्शन भेजे और बना के तैयार, बस रॉ मटेरियल चाहिए था, इसके अलावा और कुछ नहीं, हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रियान्वयन जो है वो बहुत तेजी से होता है, इस वजह से यहाँ पर ये जो जरूरत पड़ गई किसकी? कैड केम की, पहली चीज। अच्छा, डिजाइन वर्क में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि अगर हमें जो है डिजाइन दिख जाए या मॉडल्स वगैरह दिख जाए तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए कैड की जो है जरूरत पड़ गई। ठीक है, केम की जरूरत इसलिए पड़ गई, मशीन जब हम बनाते थे प्रोडक्ट, तो हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हुआ करता था। तो कस्टमर देखता था कि ये वाला प्रोडक्ट अपन का नहीं लेना है, इसमें ना ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये वाला सही है, ये वाला ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा क्या होती थी, छटनी करनी पड़ती थी। कहाँ पे? क्वालिटी चेक में। तो यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं, आप ना थोड़ा बहुत देख लेना, हमारे वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, तो वहां से तो रीजंस हो गए कंप्लीट। अच्छा, अगला देखें, स्टेप इन्वॉल्व इन कैम ऑपरेशन। अच्छा, कैम ऑपरेशन में क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे? देखो, कैम ऑपरेशन हो क्या रहा है, कैम में क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, तो देखो डिजाइन के बाद जितना भी डिटेल बची वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार को। देखो, हमने क्या किया, जो भी डिजाइन बनाया, ज्योमेट्रिक मॉडल तैयार किया, वो मॉडल को लेके सीधे सीधे प्रोसेस प्लानिंग में चले गए। हमने प्रोसेस प्लानिंग कर ली। प्रोसेस प्लानिंग में क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है और उसकी कैसे कैसे प्रोसेस होगी, मतलब प्रोसेस नहीं हो रही है, प्लानिंग हो रही है यहाँ पे प्रोसेस की, कि कैसे कैसे प्रोसेस होगी। तो ये हमारा प्रोसेस प्लानिंग हो गया। अच्छा, उसके अलावा देखा कि प्रोसेस कैसे कैसे होगी, उसमें पूरा डिटेल्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद मशीन के अंदर वो सर्च तैयार करने के बाद एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग करने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग इज रिलेटेड विद द ज्योमेट्रिकल मॉडल। ज्योमेट्रिकल मॉडल के इंस्ट्रक्शंस को अगर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, उसी को बोलते हैं एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। सीधा साधा। एक बच्चा पूछ भी रहा था, सर पार्ट प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाया हमने, तो भाई कहीं लिखा ही नहीं है पार्ट प्रोग्रामिंग, यहाँ एमआईएस दिया हुआ था, मैंने पढ़ा दिया लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिकल मॉडल को हम उसके कोड्स में, मशीन के कोड में या फिर जो है मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करने को ही तो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अच्छा, एनसी के अंदर कोड बना के जो है हम पंच टेप करते थे या फिर जो है मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे, उस जमाने में चला करती थी पार्ट प्रोग्रामिंग। आजकल तो सीधा सीधा हिसाब है ना, सीधे गए हम ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर जीएफएक्स फाइल को क्लिक किया और वहां से जो है वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, सीधे जाके मशीन में ठोक दिया और वहां से जाके सीधे पार्ट प्रोग्रामिंग कर दी। क्योंकि हमारा यहाँ आजकल क्या है, सीएनसी जो हमारा मशीन चल रहा है, तो टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पर जो एनसी मशीन है वो डीएनसी कंप्यूटर से अटैच है, या तो डीएनसी कंप्यूटर को दे दिया, सारा निर्देश पहुंच गया, लफड़ा ही नहीं है। तो सीधे सीधे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मॉडल को एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में हमने भेज देना है और एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग जब पहुंच जाएगा, क्यों, प्रोसेस के माध्यम से,
तो वो क्या कर देगा, वो पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद मशीनिंग करने लगेगा। सीधा सा बात है, तो मशीनिंग हो गई। अब मशीन होने के बाद उसका जो, अब मशीनिंग तो हो गई, अब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब क्या करेगा, इंस्पेक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो जो भी कार्ड चेक वगैरह करना है, इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। देखो मशीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, अपने इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आजकल, ठीक है, तो मशीनों पे कैसे भरोसा होगा। तो क्या करेंगे, मशीनों को भी बनाने के बाद भी हम इंस्पेक्शन करेंगे कि कोई कमी तो नहीं रह गई, प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इंस्पेक्शन करने के बाद उसको पैकेज कर देंगे और पैकेज करने के बाद वेयर हाउस में भेज दें या फिर मार्केट में भेज दें, जैसी आपकी इच्छा। यही हमारे स्टेप्स थे। यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्रिक मॉडल पकड़ा और सीधे उसको पूरा प्रोसेस प्लानिंग कर ली उसकी, उसके बाद हमने एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग कर ली, उसके बाद हमने मशीनिंग कर ली, मशीनिंग करने के बाद इंस्पेक्शन कर लिया, इंस्पेक्शन करने के बाद हमने सीधे सीधे उसको पैकेज करके भेज दिया, सीधा सीधा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाए स्टेप, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, काम खत्म। धन्यवाद। और जो है अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पार्ट जो हमारा 2। इसके लिए वीडियो नहीं बनाया हमने, तो अभी बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम करने वाले हैं, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसका है नाम सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग, मतलब सरफेस और सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम। सरफेस मतलब सतह, सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, और मॉडलिंग का मतलब मॉडलिंग होता है, मॉडल बनाना। यूजिंग कैड कैम, कैड कैम की सहायता से सरफेस सतह बनाना, और जो है सॉलिड मतलब ठोस बनाना, और मॉडलिंग करना ठोस की मॉडलिंग करना या फिर सतह की मॉडलिंग करना। यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो बात आती है कि हमारा पैरामीट्रिक और जो है नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, मतलब हिंदी में भी पैरामीट्रिक बोलते हैं और नॉन पैरामीट्रिक बोलते हैं, हिंदी वाले बस समझ लीजिए, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। तो नॉन पैरामीट्रिक सरफेस के बारे में बात की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो पैरामीट्रिक का मतलब है वो सरफेस, या पैरामीट्रिक सरफेस बोले या पैरामीट्रिक कर्व बोले, वो सरफेस जो कॉम्प्लेक्स होती है, सीधी बात है। और नॉन पैरामीट्रिक वो सरफेसेस होती हैं जो कि थोड़ा सा जो है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं। चलिए, तो और एक और बताएं, डिफरेंस की बात कर रहा हूं, हो सकता है डिफरेंस आ जाए। चलिए, उसके अलावा क्या होता है, पैरामीट्रिक के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा कर्व और सरफेस मिलती है वो जो है तीनों एक्सिस से डिफाइन होती हैं, प्रॉपर तरीके से डिफाइन होती हैं। लेकिन जो भी नॉन पैरामीट्रिक सरफेसेस होती हैं वो प्रॉपर डिफाइन नहीं हो सकती, वो केवल दो वर्टेक्स में चलती हैं, सीधी सी बात है। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं पैरामीट्रिक क्या है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बताता जाऊंगा, हिंदी में बताता जाऊंगा, तो आप या तो लिख लें या फिर मेमोरी में डाल लें, ठीक है। चलिए देखिए, पैरामेट्रिक सरफेस में वो सरफेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, देखें, यदि अगर आपने इफ यू एंड वी आर द इनपुट वेरिएबल, अगर हमने ये माना कि यू एक हमारा इनपुट वेरिएबल है और वी हमारा एक इनपुट वेरिएबल है। अब आप पूछेंगे इनपुट वेरिएबल क्या होता है, याद रख लीजिए, इनपुट वेरिएबल मतलब, वेरिएबल का मतलब वो चीज जो कि बदलती रहती है। तो u और v जो है ये आप बदलते रहते हैं, u जो है अलग अलग संख्याओं में बदलेगा, v अलग अलग संख्याओं में बदलेगा। तो अगर हमारा u और v दो है, ये दो हमारे क्या है, इनपुट जो है वेरिएबल हैं, इनको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। अगर u पैरामीटर और v पैरामीटर की बात करें तो इन्हें हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है, तो पैरामीटर बोल सकते हैं। तो अगर u हमारा एक इनपुट वेरिएबल है और v हमारा इनपुट वेरिएबल है, तो एंड और x y और कॉमा z, x और y और z जो है ये हमारे हैं आउटपुट वेरिएबल। यदि हमने u v को हमने क्या मान लिया, इनपुट वेरिएबल, और x y z को मान लिया आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, x y z क्या हो गए, आउटपुट। अच्छा, इनपुट दो दे रहे हो, आउटपुट तीन निकल रहे हैं, अपने आप में समझने में कोशिश करो। दो दे रहे हो, लाइन दे रहे हो, कर्व बना रहे हो, सरफेस बना रहे हो, समझ रहे हो, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब सीधी सी बात है, यूवी हमारे क्या है, इनपुट वेरिएबल है, और एक्स और कॉमा वाई और जेड हमारे क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। तब जो एस है, एस मान लीजिए एक नया वर्ड है आपके सामने, एस जो है कैन बी रिटन एज, अगर हमने एस मतलब एस के फॉर्म में, एस का जो है हमारा, ये हम एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स जो है, एस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास तीन फंक्शन बन जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि एस कैन बी रिटन एज, एस को हम कैसे लिख सकते हैं, तीन फंक्शंस बना के, एस को हम बताएंगे क्या होता है एस, और यहाँ पे तीन फंक्शन बन गए, एक्स और वाई और जेड के, एक्स वाई और जेड के तीन फंक्शन बन गए। तो एक्स का फंक्शन कैसे बनेगा, एक्स इक्वल्स टू फंक्शन यू कॉमा वी और ब्रैकेट बंद, तो u और कॉमा v का जो है फंक्शन है हमारा, जो है हमारा x, और ऐसे ही y जो है g का, मतलब f g और h जो है ये अलग अलग डायरेक्शन के फंक्शन हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, x का एक फंक्शन मिलेगा, y का एक फंक्शन मिलेगा और z का एक फंक्शन मिलेगा,
तीन फंक्शन मिले, ये किसके फंक्शन, ये किसके जो है फंक्शन है, ये हमारे s को डिनोट कर रहे हैं, एक हमने s जो है माना है, तो यहां पर लिखा हुआ है देयर आर कंपोनेंट ऑफ s, ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ s, ये तीनों क्या है, s के कंपोनेंट है। यहां थोड़ी बात समझनी है कि ये जो है किसी एक चीज के कंपोनेंट हो गए, ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां पर s के कंपोनेंट हो गए, s मतलब यस, ठीक है, यस ऐसे करके यस, ये वाला यस, ठीक है, अब समझे आगे, ये हमारे s के कंपोनेंट हो गए, और विच इज डिस्क्राइब्ड एज, जिन्हें हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पैरामेट्रिक सरफेस, जिन्हें हम पैरामेट्रिक सरफेस के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन जैसी बात कुछ लग रही है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमें एक पैरामेट्रिक सरफेस मिल जाएगी, यही तो बात निकल के आई। तो हमने मान लिया s जो है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैरामेट्रिक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा एक चीज और, अगर हम पैरामेट्रिक सरफेस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा बात समझ लीजिए कि हमारे पास तीन फंक्शन आ गए और वो भी अलग अलग डायरेक्शन के। तो जब हमने वेरिएबल लिए थे वो इनपुट दो, मतलब एक लाइन ली थी, दूसरी लाइन ली, तीसरी लाइन ली, या कुछ भी लिया, मतलब एक लाइन ली, उसमें uv जो है हमारे इनपुट वेरिएबल हो गए, और हमारा आउटपुट में x y z तीनों डायरेक्शन में x y z ये हमारे आउटपुट वेरिएबल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास तीन जो है हमारे पास क्या मिलेंगे, तीन कंपोनेंट मिलेंगे। ये इन तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, ये हमारे किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पैरामेट्रिक सरफेस को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामेट्रिक सरफेस को, ये समझ लीजिए आप अच्छे से। अच्छा आगे बात करते हैं, व्हेन वी डिफाइन कर्व टेक रेडियस r बराबर r स्क्वायर। ध्यान देना, अगर हमें कर्व डिफाइन करना है, एक कोई कर्व होगा वो डिफाइन करना, पैराबोलिक कर्व होगा तो r इक्वल्स टू r स्क्वायर, सीधी सी बात है। या फिर समझ लीजिए क्या होगा, अगर प्लेन कर्व होगा, कोई कर्व हमने प्लेन कर्व लिया है, वो हम डिफाइन करेंगे तो r इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये रेडियस के फॉर्म में इस तरीके से लिख जाएगा। अच्छा, और अगर हम स्पेस कर्व ले रहे हैं तो हमारा होगा r इक्वल्स टू r क्यूब, जिसे हम स्पेस कर्व बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बिल्कुल भी कोशिश मत करना, बताऊंगा, क्योंकि बस जितना बता रहा हूं उतना ही मैक्सिमम हिंदी है मेरे पास। क्या हुआ, यहां से समझ में आया कि भैया जो है पैरामेट्रिक सरफेस जो है वो क्या है, यूवी और जो है एक्स वाई जेड के बीच के फंक्शन तीन मिल जाते हैं। वो जो तीनों फंक्शंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामेट्रिक सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और पैरामेट्रिक में अगर हमें प्लेन कर्व बनाना है तो उसके लिए r इक्वल्स टू r स्क्वायर रखना है, और r अगर हमें स्पेस कर्व बनाना है, स्पेस का मतलब खालिस्तान वाला स्पेस कर्व बनाना है तो हमें r इक्वल्स टू r क्यूब रखना है, r की पावर 3 रखना है। ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक सरफेस का जितना मैक्सिमम हो सकता था। अच्छा, दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक सरफेस। क्या है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब ये सीधी सी बात ये है कि ये थोड़ा सिंपल होता है। क्या मतलब है, इसे हम साधारणतः रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है। मतलब यहाँ पे वर्टिसेस लिखा हुआ है, वेरिएबल नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है, ये जो है सिंपली डिफाइंड एज द स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने, किनारे, एजेस, उसकी बात हो रही है। तो इसको जो है हम किनारों के रूप में, इधर से किनारे आ गए तो बीच में एक हमारी सरफेस बन गई। तो पैरामेट्रिक जो नॉन पैरामेट्रिक सरफेस है या फिर नॉन पैरामेट्रिक सरफेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो है हमारा एक तरह से जो है सिंपल जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्टिसेस है या फिर एजेस है। ठीक है, कोने बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं। ये जो है एक हमारा स्पेशल सेट है, विशेष सेट है किसका, कोनों का। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। विच आर जनरली कनेक्टेड विद स्ट्रेट लाइन, जो है साधारणतया सीधी रेखा से जुड़े होते हैं, बिल्कुल यही। तो एक कोना इस तरीके से, और दूसरा कोना ये वाला, तीसरा कोना ये, और चौथा कोना ये जो है सीधी रेखा से जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगी सरफेस। सीधा सा है ना, तो ये नॉन पैरामेट्रिक है। और यहाँ तो कहानी अलग है। आप जो है एकदम बढ़िया सी सरफेस बनाए, ये हमारी पैरामेट्रिक सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो जितने भी जो है स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो जो है स्पेशल सरफेसेस हैं, वो पैरामेट्रिक से बनती हैं। और बाकी जो नॉर्मल चीजें होती हैं, वो नॉर्मल मतलब साधारणतया मतलब जनरल चीजें होती हैं, वो हमारी नॉन पैरामेट्रिक बनती हैं। क्लियर हो गया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सरफेस मॉडलिंग, सतह मॉडलिंग का पढ़ेंगे। सतह कैसे बनाई जा रही है, सतह के बारे में समझेंगे। क्या होता है सरफेस मॉडलिंग, इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटर लेयर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, सतह क्या होती है, देखो सतह किसी भी
मॉडल की क्या होता है, आउटर सरफेस होती है, एक बाहरी परत होती है, या बाहरी जो है हमारी स्किन होती है, जो है हम बोल देते हैं यहाँ पे, तो लेयर है, बाहरी सतह है, जो कि क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट बात सरफेस मॉडलिंग, तो सरफेस हमारी इसका डेफिनेशन हो गया। अच्छा, सरफेस का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे करके सरफेस बन जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से, तो जो साइड में बन रहा है ये जो आउटर बाउंड्री है, दिस इज द आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, ये हमारा जो है बाउंड्री है, और ये बाउंड्री हो गई, इसको हम डिफाइन कर लेंगे, इस बाउंड्री को हम डिफाइन कर लेंगे, तो हमारी एक सरफेस मिलके तैयार हो जाएगी, बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सरफेस मॉडलिंग जो है इन माध्यमों से की जाती है, एक्सट्रूड सरफेस या फिर EXTRUDE, एक्सट्रूड सरफेस, और दूसरा है रूल्ड सरफेस, RULED, रूल्ड सरफेस। अच्छा, तीसरा है रिवॉल्व सरफेस। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये कि यहाँ पे इन कमांड के माध्यम से आप जो है, और कैड के अंदर, कैड सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो है सरफेस का निर्माण कर सकते हैं, यही तो बात हो गई। मतलब एक्सट्रूड सरफेस बनाई जाए तो सिंपल सा है, एक्सट्रूड कमांड लगाइए और आप एक सरफेस बना लीजिए। अगला रूल्ड कमांड लगाइए। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होगा, एक्सट्रूड और रूल्ड में? देखो, रूल्ड जो सरफेस में जब बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से हम कर्व भी दे सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं रूल्ड कमांड के अंदर एक चीज और, कि यहाँ पर जो लाइन है वो प्रॉपर एजेस के माध्यम से जाएगी, और कोई एज जो है शार्पन नहीं होगी। अगर हम शार्प करना है तो दोनों ये लाइन जो है इनको जो है मिला देंगे और इस एज को शार्प कर देंगे। तो यहाँ पर जो है रूल्ड सरफेस के बारे में ये बात की गई। अच्छा, रिवॉल्व सरफेस। अच्छा, रिवॉल्व सरफेस जो बनती है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बनती है। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी आकृति बनानी है, ये हमने एक्सिस ले ली और इसको घुमा दीजिए ऐसे करके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है यही आकृति बन के आ गई। इसको बोलते हैं रिवॉल्व सरफेस। जब हमें ऐसा करना होता है तो रिवॉल्व सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। सीधी बात समझ में आई? तो रिवॉल्व सरफेस जो है हमारा ये रहा, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बीच में एक एक्सिस सिमेट्री बना दीजिए, उसके बाद आउटर जो है यहाँ पर आप डिजाइन बना दीजिए, और उसको क्या है, आप रिवॉल्व जो सरफेस का जो है कमांड दे दीजिए, तो जो है हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बढ़िया सा बॉटल बनके तैयार हो जाएगा। सही है ना? तो ये तो हमारे पास रहा सरफेस मॉडलिंग के बारे में, इतना ही इस समय दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सरफेस मॉडलिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉलिड मॉडलिंग का। सॉलिड मॉडलिंग का मतलब ठोस बनाना। सीधी सी बात, अभी तो सतह बना रहे थे, अब हम ठोस बना रहे हैं। अब ठोस तो बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है कैड में आराम से ठोस बना सकते हो, क्योंकि सिंपल सा है। कैसे देखते हैं, सॉलिड मॉडलिंग हिंदी में लिख दिया मैंने, इसी माध्यम से थोड़ा गड़बड़ हो रहा था इंग्लिश में। चलिए, तो ठोस मॉडल को, अजीब सा वर्ड है, क्या नाम लिखा हुआ है, टोपोलॉजिकल और ज्यामितीय जानकारी सहित वस्तुओं या मॉडल की एक प्रतिस्पर्धा को 3D रूप में परिभाषित किया जाता है। अरे कुछ अजीब सा ही है, समझते हैं पहले। एक तो टोपोलॉजिकल है, दूसरा लिखा है ज्यामितीय जानकारी। तो देखो, टोपोलॉजिकल जानकारी वो होती है जो कि हमें ग्राफ में या फिगर में देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्री बेसिस पे, मतलब उसकी डायमेंशन की बेसिस पे। तो अगर हमारे पास कोई भी जानकारी है जिसको हम देख रहे हैं और उसे ज्यामितीय रूप से उसकी डायमेंशन हमें पता है, तो उसको जो है, उसकी मॉडल को हम जो है 3D में रिप्रेजेंट कर दें, यही हमारा ठोस मॉडल है। सीधी बात समझ में आई? मतलब सीधा सा बात यह है, ठोस मॉडल को टोपोलॉजिकल और ज्यामितीय आकार की, मतलब ज्योमेट्रिकल जो इंफॉर्मेशन है सहित वस्तुओं या मॉडल की एक प्रतिस्पर्धा, मतलब यहाँ पे, या प्रतिस्पर्धा बोले, यहाँ पे या कंपैरिजन बोले, के को 3D रूप में या फिर 3 डायमेंशनल रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया, मॉडल की एक प्रतिस्पर्धा को 3D रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पर सॉलिड मॉडलिंग का थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। सॉलिड मॉडलिंग का मतलब ये हुआ, किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी 3 डायमेंशनल में पूरी तरीके से जो है व्यूइंग करना, उसको बनाना, व्यू देख के उसको बनाना। तो मतलब तीनों डायमेंशन की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक बात हो गई। अच्छा, जो डायमेंशंस हमें मिली, जो जिन्हें हमें बनाना है, उसको जो है आप जो है सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे और वहां पर जो है आप उसको ड्रॉ कर देंगे। तो पहले 2D में ड्रॉ होगी, उसके बाद उसके एजेस को खींच के, उसकी लेंथ को बढ़ा के, उसके जो है मोटाई वो भी निर्धारित कर देंगे। तो आपको यहाँ पर तीनों डायमेंशंस की जो है नॉलेज होना आवश्यक है, मतलब ज्योमेट्रिकल जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, वो कैसा दिखाई दे सकता है, तो टोपोलॉजिकल जानकारी जो है वो भी आपको आवश्यक है। ये हमारा हो गया सॉलिड मॉडलिंग है। इसमें देखो, सॉलिड मॉडलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कई तरीके से सॉलिड मॉडलिंग की जाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितना जा रहा हूं उतना काफी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉलिड मॉडलिंग कितने प्रकार की होती है, तो ये करीब 8 तरह से सॉलिड मॉडलिंग की जाती है।
8 तरह से। अब एक एक तरह देखो, बी रैप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बी रैप को क्या बोलेंगे ये चीज समझ लीजिए। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास बी रैप हो गया और हमारे पास पैरामीट्रिक हो गया और प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग हो गया। तो बी रैप को क्या बोलेंगे, बी रैप को हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है, बी का मतलब होता है बाउंड्री और आरईपी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, पैरामीट्रिक दूसरा हो गया हमारा, तीसरा है हमारा प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग। देखो यार, इंग्लिश में भी वही नाम है, हिंदी में भी वही नाम है, कुछ हम कर नहीं सकते, तो याद करके सुन के देख लीजिए। प्रिमिटिव, PREMITIV, प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग, INSTANCING, प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जनरलाइज स्वीप। जनरलाइज स्वीप से हम जो है सर्विस बना रहे थे, उसके अलावा जो है हम उस स्वीप के माध्यम से सर्विस बना रहे थे, और वहां पे हमें अगर मोटाई भी दे दी जाए तो हमारा जनरलाइज स्वीप बन जाएगा, और वो जो है क्या करेगा, सॉलिड मॉडल बनाएगा, सीधी सी बात। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन सॉलिड ज्योमेट्री। तो सॉलिड ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन होता है, एक होता है हमारा सेलुलर डिकम्पोजिशन, मतलब यहां पर सेलुलर अपगठन हो गया। अगर आपको दिख ना रहा हो तो केवल नाम सुन ले, उससे से काम चल जाएगा। अगला है हमारा स्थानिक गठन। स्थानिक गठन को हम क्या बोलते हैं, स्थानिक गठन हिंदी में मिल गया, वाह। तो स्थानिक गठन है, ये जहां हिंदी मिली वहां डाल दिया, ठीक है, तो स्थानिक गठन हो गया। अच्छा, अगला क्या है, ऑक्ट्री इनकोडिंग। ऑक्ट्री इनकोडिंग जो है हमारा 8 तरीके से जो है हमारा सॉलिड मॉडलिंग जो है प्रॉपर तरीके से बनता है। तो ये हमारा हो गया सॉलिड मॉडलिंग। अब हमारे पास टॉपिक क्या बचा है, एरे, मिरर और रोटेट और फिलेट एंड चैम्फर। इन सब के लिए कमांड की ही बात करेंगे, तो इन सबको हम कैसे कमांड से कैसे कैसे बनाते हैं, तो ये चीज हम जो है आपको बना दे रहे हैं, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे, मिरर और रोटेट को बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन सी कमांड है, एरे कमांड है, मिरर कमांड है और उसके अलावा रोटेट कमांड है। 3 कमांड जो है हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे क्या कमांड है। तो एरे का मतलब होता है नकल करना। नकल करने का मतलब है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया तो उस ऑब्जेक्ट की कई सारी कॉपी बनानी है आपको, तो आपको जो है एरे कमांड का इस्तेमाल करना होगा। ये आपको अगर एग्जाम में लिखने को आए तो आप डायरेक्टली यही सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भैया एरे कमांड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की कई सारी कॉपी बनानी है, और कई सारी रो में बनानी है और कॉलम में बनानी है। मतलब ये हुआ कि आपको कोई हमारी विंडो है, इसमें ये ऑब्जेक्ट यहां हमने बना के रखा है, इसको इसी रो में आगे 3 बना दिया, इस रो में, और इस तरीके से कॉलम में हमने इस तरीके से 3 बना दिए या 4 बना दिए। इस तरीके से जो है इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक ही बार में एरे कमांड से बनके तैयार हो जाएगा, हमें बार बार कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि एरे कमांड एक ही बार जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सारा स्पेसिफाई कर देंगे। चलो देख लेते हैं। तो क्या हुआ, इसे वस्तुओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इससे बनके तैयार होते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट बनके तैयार होते हैं। अच्छा, ये एरे कमांड होती है 3 प्रकार की। एक रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, दूसरा पाथ एरे बोलते हैं, तीसरा हमारा पोलर एरे बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, पाथ का मतलब रास्ता वाला, पोलर का मतलब पोल। ठीक है, तो उस 3 तरह के जो है हमारा एरे कमांड जो है हमारी 3 तरह की होती है। चलिए देखते कमांड कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हमारे वहां पे एरे लिख के और इंटर मार देंगे। तो जैसे एरे करके इंटर मारेंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा कि भाई सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए भाई। उसके बाद इंटर मार दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, टाइप ऑफ द एरे। अब हमारे पास 3 तरह के एरे हैं, तो हम चाहे रेक्टेंगुलर लें चाहे पोलर लेके, हमारी मर्जी। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर लगा देंगे, हमारी मर्जी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो रेक्टेंगुलर जो है यहाँ पर लिख के, और मतलब आर लिख के, और हमें इंटर मार देना है। क्या करना है, आर लिखेंगे और इंटर मार देंगे। मतलब क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए आर इस्तेमाल करके, पोलर के लिए पी इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें कितनी रो में चाहिए, अब उसके लिए हमें इंटर मारना है। तो यहाँ पर जो है 3 रो में, 3 रो में हमें लिख के हमें इंटर मार दिया। हमें 4 में चाहिए, हम 4 मारेंगे। अगर हमें 2 में चाहिए तो 2 में मार दीजिए। 2 लिख के यहाँ पे एंटर मार दिया। उसके बाद अगले वाले में जो है कॉलम पूछेगा, तो उसमें आपको 3 एंटर करके, कॉलम के लिए मतलब 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम। कॉलम का मतलब इस तरीके से, और रो का मतलब ये वाला। ठीक है, तो कॉलम हमें कितने चाहिए वो हम लिख के और एंटर मार देंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो पूछेगा भैया रो में जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस अगर हम 0 रखेंगे तो एक के बाद एक ऊपर बन जाएंगे, तो हमें डिस्टेंस क्या है बतानी पड़ेगी। तो यहाँ लिख दिया 7 mm और एंटर मार दिया। उसके बाद हमें कॉलम के बीच में कितने डिस्टेंस चाहिए ऊपर से नीचे, तो हम जो है हमारे पास यहाँ पे 7 mm लिख के हमने एंटर मार दिया। इस तरीके से हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाएंगे, और जिसके बीच में गैपिंग होगी 7 की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा एरे कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है, कॉपी बनाने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए। समझने बात में, एक ही बार में कई जगह पे कॉपी हो जाए आपके विंडो के ऊपर, तो इस तरीके से हमारे एरे कमांड इस्तेमाल होगी। चलिए आगे देखते हैं।
मिरर कमांड अगली है हमारी, मिरर कमांड। यहाँ मतलब दर्पण, मिरर का मतलब दर्पण होता है। दर्पण का मतलब है एक साइड अगर आपने देख रहे हो उसके जो है पलट के दूसरी साइड, मतलब ठीक अपोजिट साइड में उसका मिरर बन जाए, दूसरी तरफ से देखने में कैसा लगता है, यही तो है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और उसके बाद मॉडिफाई पैनल ओपन करेंगे। होम टैब पे गए, होम टैब ओपन किया और उसमें मॉडिफाई पैनल पे क्लिक किया और वहां से जो है मिरर 3D मिररिंग, यहाँ पे 3D मिरर करके यहाँ पे लिखा होगा उसे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। 3D मिरर पे पहुंच के हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको हमें मिरर बनाना है, जिसको हमें अपोजिट जो है उसकी जो है क्या कहते हैं, अपोजिट जो है हमारी उसकी डायमेंशन दिखानी है। तो जैसा हमें दिख रहा है उसका ठीक अपोजिट देखना है, तो मिरर बनाने के लिए यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद 3 पॉइंट जो है उनको स्पेसिफाई करना है, 3 बिंदु है उनको स्पेसिफाई करें और जो मिरर प्लेन जो है हमें दिखाने होंगे। मतलब क्या हुआ, 3 बिंदु दिखा दिए वहां पे 1, 2 और 3। तो मतलब क्या हुआ, अब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उन्हीं 3 बिंदुओं पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो अब उन 3 से मिरर होगा, तो मतलब क्या हुआ, उससे हमें इसका हमारे जो सॉफ्टवेयर को क्या पता लगा, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट मिल गया। तो 3 पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे और हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनके प्रॉपर से तैयार हो जाएगा, मतलब हमारा मिरर हो जाएगा। अच्छा, मिरर तो हो गया, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पर भी एक सॉलिड ज्योमेट्री बन जाएगी। अब इसी को जो है बोलते हैं मिरर प्लेन। अब मिरर प्लेन को आपको डिलीट करना पड़ेगा, जैसे डिलीट बटन से, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट, डिलीट बटन से जो है ऑब्जेक्ट मिलने पर डिलीट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी हमारा जो है मिरर प्लेन मिलेगा, जो मिरर ऑब्जेक्ट होगा उसे जो है डिलीट कर देंगे। क्लियर है ना यहाँ पे। तो सीधा सा बात है, मिरर कमांड जो है हमने इस्तेमाल करी और उससे मिररिंग कर ली, लेकिन बीच में हमें मिरर प्लेन मिलेगा, उसको डिलीट भी करना है। प्रॉपर तरीके से मिरर हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे रोटेट। रोटेट में क्या करते हैं, रोटेट में सीधा सा बात यह है कि यहाँ पे रोटेट का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी डायमेंशन में इस तरीके से बना हुआ है, इसको रोटेट करके इस डायमेंशन में लेके आना है या फिर इसको इस तरीके से लेके आना है, तो आपको रोटेट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है, समझते हैं कैसे। होम टैब, होम टैब का मतलब होम टैब पे गए, सबसे पहले होम टैब पे एंटर मारा और उसके बाद जो है मॉडिफाई पैनल पे गए और मॉडिफाई पैनल से रोटेट 3D, सेम टू सेम आपका मिररिंग जैसा ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आगे भी ऐसा ही है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो दोनों रोटेट और मिरर में लगभग इतनी समानता तो हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो रोटेट करना है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों एंटर करने पड़ेंगे। तो एंटर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, बस हमारे पास रोटेशन हो गया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन मिल जाएगा। तो रोटेट कमांड इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मिरर कमांड इस तरीके से और एरे कमांड इस तरह से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिलेट एंड चैम्फर जो है ये कैसे बनाए जाते हैं किसी भी ज्योमेट्री के अंदर, फिलेट क्या होता है और चैम्फर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्या, चैम्फरिंग। यहाँ पर देखो फिलेट और जो है चैम्फर, फिलेट और चैम्फर कैसे निर्माण किया जाता है कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बताएंगे फिलेट होता क्या है। देखो फिलेट जो है हमारा वो क्या होता है, फिलेट हमारा जो है शार्प किनारों को स्मूथ करने के लिए, जो किनारे जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के जो किनारे हैं ये क्या है, ये किनारे हैं, ये बहुत ज्यादा तीखे हैं, तीक्ष्ण हैं, हाथ में लग जाएंगे तो कट जाएगा। तो क्या करें, इनको जो है क्या करना है, स्मूथ करना है। तो यहाँ पे फिलेट कर देंगे, यहाँ पे शेप जो है इसकी राउंड साइड की इस तरह से हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है फिलेट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फिलेट का इस्तेमाल करते हैं किसी तेज किनारों को क्या करने, स्मूथ बनाने के लिए, क्या करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। तो यहाँ पर इनपुट पैरामीटर क्या होगा, इनपुट पैरामीटर बताते हैं एज होगा और जो है फिलेट रेडियस होगी। समझ रहे ना, रेडियस समझ रहे हो, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो किनारे को जो है हम काटेंगे नहीं, काटेंगे तो चैम्फरिंग में, यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्मूथ बनाएंगे, थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। तो इसकी जो इनपुट पैरामीटर है फिलेट में, फिलेट जो है हमारा जो कमांड है उसमें इनपुट पैरामीटर हमारा एज के बारे में बताना है, जिस एज को फिलेट मारना है उस एज को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये फिलेट रेडियस भी देना पड़ेगा, दो चीजें देनी पड़ेंगी। तो सीधे सीधे जाओ कमांड प्रॉम्प्ट में और वहां पे फिलेट टाइप कर दो, FILLET ये टाइप करोगे और एंटर मार दीजिए, तुरंत आपका विंडो खुल जाएगा। या फिर वही पुराना रास्ता, होम टैब पे जाएं, मॉडिफाई करें, मॉडिफाई पैनल करें और वहां पे फिलेट कमांड को क्लिक करें, वो भी तरीका अपना सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। अब जो है हमारे पास पता है कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा, या फिर हम जो एक काम करें कमांड प्रॉम्प्ट जाए फिलेट में वहां एंटर करें और यहाँ पर पॉलीलाइन, रेडियस और ट्रिम इस तरह से लिख के आएगा, आप रेडियस का R दबाएं और एंटर मार दें, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एंटर मारेंगे तो हमारे पास
पूछेगा कि इस रेडियस जो स्पेसिफाई करो, कितनी रेडियस चाहते हो। हमने मारा 15 mm का ये रेडियस मार दिया, एंटर मार दिया। उसके बाद क्या किया, क्लिक द फर्स्ट लाइन। अब उसके बाद जो भी लाइन हमें, मान लीजिए ये वाली लाइन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें जो है ये जो हमारा फिलेट हो जाएगा। और सेकेंड लाइन पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो हमारा जिस एज पे आपको क्लिक करना है उस पर करिए, उसमें लग जाएगा फिलेट। यहां हो गया हमारा फिलेट कमांड। सीधा बात है, क्या करते हैं, किनारों को स्मूथ बनाते हैं। आप लिख सकते हो राउंड शेप में देते हैं, सीधा सा बात है। यहाँ पे फिलेट हमारा पॉलीलाइन बन सकता है, रेडियस बन सकता है, ट्रिम हो सकता है। ये हमारा फिलेट के ऑप्शंस आते हैं। तो आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा चैम्फर। व्हाट इज द चैम्फर? ये भी किनारों को जो है स्मूथ बनाने काम आते हैं, लेकिन स्मूथ नहीं, किनारे को ये किनारे से काट देते हैं। तो जो है हमारा कॉर्नर जो है इस तरह से दिख रहा था, मान लीजिए यहां बनाते हैं, इस तरह से दिख रहा था, इस तरह से कॉर्नर दिख रहा था, इस कॉर्नर को यहाँ पे इस तरीके से काट देंगे, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारा यहाँ पे शार्प एज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो तीछड़ किनारे हैं, जो बहुत तेज किनारे हैं, पैने किनारे हैं, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज यूज टू बेवल ऑफ कॉर्नर। कॉर्नर को बेवल करने में काम आता है। इस तरीके से एंगल पे 45 के एंगल पे उसको पूरा साफ कर देता है, ठीक है। ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी एनी ऑब्जेक्ट के लिए। बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा चैम्फरिंग और ये रहा हमारा फिलेट। अच्छा, अब देखते हैं चैम्फरिंग में कमांड्स आती हैं। क्या होगा, चैम्फरिंग बाय डिस्टेंस एंड एंगल। यहाँ पे जो है डिस्टेंस और एंगल के माध्यम से चैम्फरिंग होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे आपको। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और चैम्फर पे जाके क्लिक करिए और एंटर मार दिए। स्पेलिंग डालेंगे CHAMFER, चैम्फर डालिए और क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद ऑप्शन आएगा भैया यहाँ पे स्पेसिफाई। तो यहाँ पे पॉलीलाइन या डिस्टेंस या ट्रिम या मेथड, इसमें आप जो भी इस्तेमाल करें। तो आप डिस्टेंस का यहाँ पे, पॉलीलाइन का, या यहाँ पर जो है ए टाइप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ए टाइप कर दिया, कोई भी इसका नाम जो दिया हुआ वो टाइप कर देना है और एंटर मार देना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, और उसके बाद फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस को स्पेसिफाई करना है। हमने जो है 15 डाला और एंटर मार दिया, 15 डिस्टेंस मारा और एंटर मार दिया। उसके बाद सेकंड जो है चैम्फर डिस्टेंस, उस पर क्लिक करना है और उस पर 45 डाला और क्लिक कर दिया। हमारी हो गई चैम्फरिंग एजेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है चैम्फरिंग कर लेते हैं। हमें जो है चैम्फरिंग करना तभी है जब हमें जो है उस शार्प एज को रिमूव करना है। मान लीजिए कोई शार्प है, इस एज को क्या है, पूरा रिमूव करके जो है बेवल कर दिया। समझ आए ना। तो इस तरह से हमारा चैप्टर होता है सेकंड कंप्लीट। जो टॉपिक रह गए हैं बुक उठाइए और देख लीजिए। क्लियर है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है 6 चैप्टर और उसके बाद 7 चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 को क्या बोलेंगे, ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अरे चैप्टर का रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब एप्लीकेशन ही तो है ना ये। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग की बात करेंगे, इसे शॉर्ट में बोलते हैं आरपी, यादव नहीं, आरपी, ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग अब समझेंगे सबसे पहले कि इसमें रैपिड प्रोटोटाइपिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जनरली 3D प्रिंटिंग दे रखा है, फ्यूज डिवोशन मॉडलिंग दे रखा है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके अलावा सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग दे रखा है, एक दो और दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है। लेकिन ये है क्या चीज, एक्चुअल में ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक है। मतलब समझते हैं पहले कौन सी हमारी 3D प्रिंटिंग, ये हमारी क्या है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक है। उसके अलावा और कौन कौन सी टेक्निक है, देखो अदर टेक्निक्स हमारी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ये भी उसमें दे रखा है सिलेबस में। दूसरा लेमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा स्टीरियो लिथोग्राफी, ये भी हमारा दे रखा है सिलेबस में। उसके अलावा फोर्थ हमारा सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, ये भी हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारी टेक्निक है किसकी, यहाँ पर रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक है। तो इसका मतलब पहली लाइन तो आपको फिक्स है, चाहे इनमें से कोई एक आएगा ही आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ टेक्निक ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। यह रैपिड प्रोटोटाइपिंग की एक तकनीक है या तकनीक है, ठीक है। और टेक्निक लिखा हुआ है, ठीक है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग की एक तकनीक है। तो 3D प्रिंटिंग, अच्छा सबको पता है 3D प्रिंटिंग क्या होता है। क्या करते हैं, जो है एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें जो है पाउडर डालते हैं और पाउडर को करते हैं गरम, और मेल्ट करने के बाद, गरम करने के बाद वो एक जगह से निकल रहा होता है। और जो मॉडल हमने अपनी मशीन में कैड में बनाया होता है, उस मॉडल का पूरा जो है इस मशीन को जो है डेटा ट्रांसफर हो जाता है मशीन की लैंग्वेज में, और मशीन के पास पहुंच के वो मशीन अंदर से वो वही डेटा को जो है फॉर्म कर रही होती, बना रही होती। आपने मान लिया कटोरा बनाने के लिए दिया, तो क्या करेगी वो धीरे धीरे कटोरे पे जो है एजेस क्यों बनाना स्टार्ट करेगी, और उसके बाद वो अपना कैसे बनाएगी, वो सीधे सीधे लिक्विड जो पाउडर है उसको लिक्विड बनाएगी, और लिक्विड करके वो लिक्विड धीरे धीरे लेमिनेट करती जाएगी और पूरी सरफेस पे इस तरीके से वो एजेस पे बना देगी। तो एक हमारी शेप मिल जाएगी। धीरे होती है,
समझना, 3 से 4 मिनट में एक पर्टिकुलर mm या सेंटीमीटर चलता है। तो यहाँ पर मतलब धीरे है, एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम सर्विस भी अच्छी नहीं आ रही है। तीसरी प्रॉब्लम यार दिखा नहीं है उसके अंदर जो है प्रॉपर जो डायमेंशन है वो प्रॉपर डायमेंशन नहीं मिलती। प्रॉब्लम तो है 3D पेंटिंग बहुत प्रचार काम का मतलब MIT वालों ने बनाया था। MIT समझते हैं ना, MIT एक कॉलेज है, तो उन्होंने उनके बच्चों ने मिलकर बनाई थी। 3D पेंटिंग का आविष्कार वहीं से हुआ है। तो चलो ठीक है, 3D पेंटिंग के बारे में इतना ही काफी है। आगे देखते हैं अदर टेक्निक कौन सी हैं। उससे पहले एक काम और देखते हैं, जब भी कोई रैपिड प्रोटोटाइपिंग की जाती है उसमें कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से खंड है, कैसे कैसे स्टेप है। तो एक तरह से स्टेप्स इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये पढ़ना है हमें। तो क्या है, देखो पहले सबसे पहले 3D मॉडल बनाएंगे भाई। सबसे पहले कैड का काम हो गई होगा, 3D मॉडल बनाया, उसके बाद कैड से जो है उसकी जो है लैंग्वेज, जो भी हमारे जो है जो हमारी मशीन की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज को जो है कई भागों में बदल दिया जाएगा, कई भागों में तोड़ दिया जाएगा। जो जो हमने डिटेल्स लिखी है उसको धीरे धीरे कुछ पार्टों में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेयर बाय लेयर जो है हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हर एक में यही होना है, लेयर बाय लेयर जो है धीरे धीरे करके हम जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके अलावा क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। देखो कैड 3D प्रिंटिंग के अंदर तो आपको फिनिशिंग करनी ही करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट अच्छा दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद हम अगर हमने अलग अलग पार्ट में बनाया तो ज्वाइनिंग कर देंगे, मतलब वेल्डिंग कर देंगे। तो सीधी सी बात ये है, हमारे पास क्या है, ये तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग करी जाती है। कैड मॉडल बना लिया, फिर उसकी लैंग्वेज में चेंज कर दिया, उसके लैंग्वेज को थोड़े थोड़े भागों में तोड़ दिया, और उसके बाद जो है पहले कोई तोड़ दिया का मतलब ये नहीं कि मतलब उसको काट के बैठे, मतलब सीधी सी बात है उसको अलग अलग कर दिया, जिससे कि पहले वो क्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद वो क्रिया पूरी हो, इस तरीके से पूरा। उसके बाद लेयर बाय लेयर उसका पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग, फिनिशिंग और ज्वाइनिंग कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। और फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात ये समझ में आना चाहिए, ये भी क्या है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग की एक टेक्निक है। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, FDM। क्या बोलते हैं, FDM। और यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक या फिर मोम जो है पिघली अवस्था में एक नोजल के माध्यम से नीचे डालते हैं। तो जहां पर हमें डालते हैं वो ग्रेविटी के अंतर्गत नीचे गिरता है, मोम पिघला हुआ या फिर जो है प्लास्टिक पिघली हुई, और उसको लेयर बाय लेयर रखते जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा लेमिनेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो नोजल से लेयर बाय लेयर रखते जाएंगे, इस तरीके से हमारा जो है क्या हो जाएगा, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग हो जाएगा। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग हिंदी में भी यही है, ठीक है। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, प्लास्टिक और वैक्स मतलब मोम, मोम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अगला हमारा है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसा है ना कि भाई बस हमारे पास टूटे फूटे कागज हैं या फिर हमारे प्लास्टिक का मटेरियल है या कोई मेटल है, आप इनको रखिए और उसमें वैक्स फैला दीजिए। क्या फैला दीजिए, वैक्स फैला दीजिए, या फिर ऐसा करिए उसको लेमिनेट कर दीजिए। जैसे हमने क्या हुआ, टूटे हुए कागज है उसके ऊपर रखा, ऊपर से क्या है लेमिनेशन करा दिया, जिससे कि हमारा पूरा सजा हो जाता है। वैसे यहाँ पे लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इसको लोम बोलते हैं, LOM। और इसमें कागज, प्लास्टिक और मेटल के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको जो है इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल करते हैं फॉर लार्ज मॉडल, बड़े मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी। स्टीरियो लिथोग्राफी क्या होता है, इसमें क्या होता है, फॉर पॉलीमर पार्ट्स, मतलब कुछ पॉलीमर पार्ट्स होते हैं उनके माध्यम से उनको उनके लिए जो है ये इस्तेमाल करते हैं लिथोग्राफी, स्टीरियो लिथोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत पतली लेयर भी बना सकते हैं। कितनी पतली बना सकते हैं, मिनिमम 0.02 mm थिकनेस की शीट तैयार कर सकते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी के अंदर। तो सीधी सी बात, एक मशीन होती है उसमें जो है ये सारा पॉलीमर पार्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और पॉलीमर पार्ट्स की शीट मिनिमम थिकनेस 0.02 mm की बनाया जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर आता है सेलेक्टिव लेजर, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। इसमें क्या होता है, लेजर पड़ रहा होता है, इस तरीके से ऊपर से लेजर पड़ रहा होता है और सिंटरिंग करता है, और वहां पे हमारा जो मेटल होता है उसको जो है प्रॉपर लगा रहा होता है और उसको सेंटर कर रहा होता है। तो यहाँ पर लेजर का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग हो गया। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, आप जो है थोड़ा बहुत अगर आपके पास मटेरियल हो तो उसमें से जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर को। तो ये यहाँ हमारा चैप्टर हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग का वेरी 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 शॉर्ट में जो है हल्का सा जो है ओवरव्यू हो गया, आपके लिए इतना ही कर पाए। और जो है आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 7 रोबोटिक्स का जो है हमारा हल्का सा जो है ओवरव्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 रोबोट्स
या रोबोटिक्स बोलते हैं इसको। इसमें पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू रोबोट। तो पहला टॉपिक कवर करते हैं, रोबोट के बारे में थोड़ा समझते हैं। रोबोट होता क्या है? देखो जनरली सबने रोबोट देखा है, जादू, तो वो जादू तो रोबोट नहीं था, चलो कोई नहीं, कोई दूसरा रोबोट, जैसे हमारा कौन सा वाला आप समझ गए होंगे, हमें नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, 2.0 वाला। तो रोबोट की बात करें तो रोबोट जो है हमारा क्या है, एक प्रोग्रामेबल एंड ऑटोमोटिव मैनिपुलेटर है। रोबोट क्या है? प्रोग्रामेबल ऑटोमोटिव मैनिपुलेटर है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामेबल मतलब जिसके अंदर प्रोग्राम किया जा सके, कुछ काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड ऑटोमोटिव का मतलब होता है स्वचालित, और मैनिपुलेटर का मतलब होता है मैनिपुलेटर, मतलब जो कि स्वचालित है और काम जो है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को रख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रोग्रामेबल है, ऑटोमोटिव और मैनिपुलेटर है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेबल, ऑटोमोटिव और मैनिपुलेटर होता है। रोबोट के बारे में ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? रोबोट क्या करते हैं? रोबोट हमारी चीजों को आसान बनाता है। मतलब जो काम हम नहीं करना चाहते, आप रोबोट को प्रोग्राम करें और वो जो है वो काम करता रहेगा। जैसे आजकल तो बहुत एडवांसमेंट आ गया है रोबोटिक्स में, ठीक है, आप लोग देखते होंगे साइंस फिक्शन वगैरह में, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है रोबोट का? रोबोट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक तो आ गया हमारा रेक्टेंगुलर रोबोट या फिर कार्टिजन रोबोट या कार्टिसियन बोलते हैं, वहां पे कार्टिजन लिखा तुम्हारी हिंदी वाली बुक में, तो कार्टिसियन या फिर कार्टिजन रोबोट। और उसके बाद रेक्टेंगुलर रोबोट बोलते हैं इसको। दूसरा है सिलेंड्रिकल रोबोट, और पोलर एंड स्फेरिकल रोबोट, और ज्वाइंटेड आर्म रोबोट। ये करीब 4 तरह के रोबोट यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप कह रहे हो सर ये कौन से रोबोट होते हैं, सिलेंड्रिकल और पोलर? अरे ये कोई मतलब हुआ? अरे भाई यही तो मतलब हुआ, ऐसे रोबोट। ये यहाँ पे रोबोट की मोशन के बारे के हिसाब से है। मतलब रेक्टेंगुलर यहाँ पे या फिर कार्टिजन बोल दिया, तो ये कार्टिजन क्या होता है? कार्टिजन समझिए, एक्स डायरेक्शन से कुछ आया और वाई डायरेक्शन से, तो ये जो है रोबोट की आर्म हो गई। और उसके अलावा ये हमारा जेड एक्सिस में भी काम करेगा, तो ये तीनों डायरेक्शन में काम करता है। तो रेक्टेंगुलर देखिए, ये हमारा कार्टिजन का मतलब ये हुआ, एक ये हमारा वाई डायरेक्शन, ये हमारा जेड डायरेक्शन। अब इसको ऊंचा नीचा भी कर सकते हैं, तो ये हमारा जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के लिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर रोबोट हो गया। सिलेंड्रिकल रोबोट की बात करें तो ये हमारा देखो एक्स डायरेक्शन वाला हो गया। उसके अलावा ये रोटेट कर सकता है, बिल्कुल किसी एंगल पे इसको घुमा सकते हैं तो ये घूम जाएगा। उसके अलावा ये जो है इस तरीके से मोशन भी कर सकता है। क्या हो सकता है? इस तरीके का मोशन भी कर सकता है, इसको हम घुमा भी सकते हैं और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। 3 डायमेंशन हो गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ऐसे ही पोलर होगा, स्फेरिकल होगा, और ऐसे ही हमारा ज्वाइंट आर्म होगा। आप समझिए, इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसको? रोबोट को। अब हम देखते हैं रोबोट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या घटक है? तो देखिए हमारे पास रोबोट के अंदर होता है मैनिपुलेटर लगा होता है। उसके अंदर एंड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे एंड इफेक्ट का एक एग्जांपल है हमारा ग्रिपर, ठीक है, कुछ पकड़ने के लिए। तो इसका कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो कि पूरा का पूरा रोबोट को कंट्रोल करता है। ये चीज हो गई। उसके अलावा पावर सप्लाई। बिना पावर सप्लाई के आप रोबोट चलाएगा? अरे उसमें बैटरी लगाई है ना, या फिर बिजली के डायरेक्ट सीधे से तार जोड़ दीजिए तो रोबोट चलेगा। तो यहाँ पर जो है रोबोट में क्या होगा? एक मैनिपुलेटर लगा होगा, मैनिपुलेटर हो गया। दूसरा एंड इफेक्ट। एंड इफेक्ट क्या होता है? जैसे एंड इफेक्ट का मतलब है, जैसे एक तो हमारा हाथ चला रहे हैं इस तरह का रोबोट, या फिर जो है हम अपनी कलाई चला रहे हैं और हम कलाई चला के किसी चीज को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब ग्रिपर हो गया। यही हमारा एंड जो है इफेक्टर होता है। एंड इफेक्टर मतलब जो है हमारा यह कलाई के रोबोट की कलाई से किसी को ग्रिप करना, यह ग्रिपर हो गया। उसका एग्जांपल है ग्रिपर, ठीक है, एंड इफेक्टर का। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? पूरा का पूरा जो है सिस्टम इसके अंदर ही लगा होता है, इसी में जो है हम क्या प्रोग्राम करते हैं। उसके पावर सप्लाई तो आप समझते ही हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या है? उसके बाद अब हमारा मोशन। मोशन तो हमने बता दिए क्या है, 6 मोशंस में हमारा रोबोट काम कर सकता है। बाकी मोशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, बुक से देख लेना जहां से भी देखें। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहां हो रहा है? देखिए, लैंग्वेज और छूट गई है, इसमें एक लैंग्वेज और है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। सी और C++, ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, मॉड्यूला इस्तेमाल होती है, और असेंबलर इस्तेमाल होते हैं। मतलब रोबोटिक लैंग्वेज में बहुत बेसिक लैंग्वेज जो हमारी स्टार्टिंग की लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज, मॉड्यूला और या फिर असेंबलर, ये जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं रोबोट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन। जहां लगाना चाहो वहां रोबोट काम करेगा, बस आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कर दीजिए, सीधा सा बात है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एप्लीकेशन जनरली क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में, घरों में, या फिर ऑफिसेज वगैरह में, या फिर हम जो है मशीन के ऊपर वहां पे रोबोटिक आर्म लगाते हैं जो कि हमारे टूल को होल्ड करती है और हटाती है अगर वो फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है रोबोट वहां भी काम करता है। तो एप्लीकेशन के साथ हमारा यहाँ पे रोबोट वाला चैप्टर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से इस वीडियो को जैसे ही आपको मिले तो आप जो है इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना,
ये चैप्टर्स के साथ साथ आप ध्यान रखें जो हमारे जो है वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं 2x 3x कैसे भी करके उनको जो है जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आपकी ठोस तैयारी नहीं होगी नंबर कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर से ओवरव्यू है, बाकी पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत कम है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।